मैं समीर वंस अगेन आपके खिदमत में आ चुका हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा बचत, सेविंग। दोस्तों, सेविंग वह मुद्दा है जो हमारे जीवन में बार बार आता है, हर दिन आता है और इसे हमें करने के लिए विवश होना पड़ता है। दोस्तों, भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमें इसे जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे और मैं तरह तरह के रिसर्च आपके लिए करके लाते रहूं। दोस्तों, आज जो हमने विषय चुना है सेविंग, हर व्यक्ति के जीवन में सेविंग करना महत्वपूर्ण आदत है और यह तय करता है कि मुसीबत के समय में आप उसे किस तरह से फेस कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग ना सिर्फ आदत है बल्कि एक टारगेट है। आपको भविष्य में किस तरह से जीना है ये आपको सिखाता है। दोस्तों, साधारणतया बचत वो रकम होती है जो खर्च किया ना जाए या फिर खर्च ना हो और भविष्य के उपभोग के लिए आपके पास पड़ी हो। दोस्तों, यह तो साधारण देहाती भाषा में मैंने बता दिया। अब सवाल उठता है कि सेविंग कैसे करें। सेविंग का पहला तरीका यह हो सकता है जो भी खर्च करने के बाद आपके पास बचे उसे बचत मान लिया जाए। सेविंग का दूसरा तरीका यह हो सकता है एक बजट का निर्माण हो, एक टारगेट रखा जाए जिसमें खर्च की कटौती का भी प्रावधान हो। दोस्तों, इस तरह से की गई कटौती और प्लानिंग के तहत जो बचत होगा वह आपके एक बड़े रकम में बदल सकता है जिसमें आपका संयम भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सेविंग का तीसरा तरीका यह हो सकता है कि अपने इनकम को बढ़ाया जाए। इनकम को बढ़ाने के बाद खर्च को वहां जस का तस रखें और जो सरप्लस मनी इकट्ठा हो रहा है वो बचत हो सकता है। दोस्तों, सेविंग का पर्पस, अब हम लोग जानते हैं कि सेविंग का पर्पस क्या है, क्यों सेविंग करना चाहते हैं हम लोग। सेविंग का पर्पस, मुख्य उद्देश्य भविष्य के अनजान इमरजेंसी से निपटने के लिए वो धनराशि होती है जिसकी मदद से विपत्ति को टाला जाए। दोस्तों, प्रायः होता यह आया है कि उन क्षणों में भी लोग कष्ट कर लेते हैं, उन पैसों को छूते नहीं, मगर गलती से यह रकम कहीं खर्च हो जाए तो उसका अफसोस बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों का ध्येय यह भी होता है कि उस धनराशि से होने वाले इंटरेस्ट इनकम को अपना आमदनी का जरिया मान लें। दोस्तों, अगर यह रकम खर्च होने पर बहुत लोग उदास भी हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए, अगर वो रकम आपके पास किसी काम आ गया तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने जिस उद्देश्य के लिए बचत की थी वह पूरा हो गया, या यूं कहें कि वो सार्थक हो गया। दोस्तों, मेरा यह लेख लिखने का यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने जमा की हुई रकम को ऐसे ही उड़ा दें। दोस्तों, मेरा कहना यह है, वर्तमान परिस्थिति में जब दुनिया चारों ओर मुसीबत से जूझ रहा है और हर कोई को अपने व्यवसाय को बंद रखने के लिए विवश होना पड़ा, तो ऐसे स्थिति में यह रकम आपके बहुत काम आ सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय पार कर लीजिए, आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। आपकी वही उपलब्धियां होगी और वही सारे सुख सुविधा आपके पास उपलब्ध होंगे। फिर आप बचत कर लीजिए और भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं और अब वर्तमान मुसीबत को झेल लिया और नए सुबह की तलाश में आपने अपने आप को झोंक लिया तो आप जरूर सफल होंगे। और आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज कैसे निकालेंगे। आज उस बचत से निकाल लीजिए, कल की चिंता कल देखी जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब भी सवेरा होगा, जब भी दुनिया में सुधार होगा, आपके लिए जरूर मौका होगा कि वह फिर से आप खड़ा हो सके। अगर अभी आप निकल गए तो आगे आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है और इस रात को सही ढंग से निभा लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आखिर आपने बचत क्यों किया था? बचत किस लिए किया था? बचत रखा रखा चला जाएगा। आप जब तक हैं इस दुनिया में, इस चीज को समझिए कि बचत आपने किया था आज के लिए। आज के लिए अर्थात मुसीबत से लड़ने के लिए, अर्थात घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय को निकालने के लिए इस बचत का उपयोग कीजिए। और दूसरी बात है, मैं कई लोगों को देख रहा हूं परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये रकम खर्च हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। दोस्तों, यह रकम खर्च हो जाए, लेकिन अगर आप सलामत रहे और दुनिया बची रही तो आपके लिए बहुत मौका आएगा। दोस्तों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, और मैंने देखा है कि अब ये बात जाने दीजिए, चलिए ठीक है, ये समय भी निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि कई मुद्दे हैं जिसको मैं आपके साथ
डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू सेव एंड इन्वेस्ट ड्यूरिंग लीनिंग टाइम। सपोज आपको अभी रुपये की जरूरत नहीं है और आपको बचत भी करना है, किन कैसे बचत करें। तो दोस्तों सबसे पहले भविष्य में अगले 4-5 साल तक जो कल से लेके मैंने जो कल से लेकर 5 साल तक की प्लानिंग आप करें। आपको रुपयों की कब कब जरूरत पड़ती है। कुछ रुपये तो आपको डेली लाइफ के लिए चाहिए, कुछ रुपये आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। कब चाहिए उस चीज को नोट कर लें। कुछ रुपये आपको बच्चों की शादी के लिए चाहिए, उसको भी नोट कर लें। कुछ फंड आपको इकट्ठा रखना है अपनी बीमारी से निपटने के लिए। कुछ धन इकट्ठा रखना है आकस्मिक मुसीबत का सामना करने के लिए। तो एक लिस्ट बना लीजिए और जो रकम सबसे पहले चाहिए उसे आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। जो रकम उसके बाद चाहिए उसको फिक्स इनकम में, फिक्स डिपॉजिट में रखें। जो रकम लॉन्ग टर्म में चाहिए तो उसको आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। कुछ पैसे आप सोने में लगा सकते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, सोना में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी सलाह नहीं देगा, लेकिन कुछ पैसे जरूर रखें सोना में। इसके अलावा अगर कुछ धन बचता है तो आप ये सोच लीजिए कुछ पैसे इंश्योरेंस में भी चाहिए। और इस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक जगह एक बकेट में सारा फल रखने से अपेक्षा है उसे अलग अलग जगह पर रखें। दोस्तों यह तो हुआ हमारी प्राइमरी जरूरत कि हमने उसे अलग अलग जगह पर रख लिया और हमने इसको रिस्क को कम किया। अलग अलग जगह रखकर हमने इसको रिस्क को कम किया। दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कई लोगों को देखा है इंश्योरेंस में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका उद्देश्य यह रहता है कि इंश्योरेंस में पैसा भी लगे, पैसा डूबे नहीं, वापस फिर कुछ पैसा उसमें जुड़ के वापस आ जाए। दोस्तों आपने कभी कैलकुलेट करने का प्रयास नहीं किया होगा, मैंने देखा है कि इंश्योरेंस में जब पैसा आप लगाते हैं, मोस्टली आप जो पैसा लगाते हैं वो जिस स्कीम के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया उस स्कीम को कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि कुछ रकम आपने लगाया और वो इस पैसा जो है जुड़ के वापस आ गया। इसमें मनी आपका कवरेज बहुत कम होता है। जबकि दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सेविंग का उद्देश्य, आपका पर्पस सेविंग है तो इंश्योरेंस में पैसा मत लगाइए। सेविंग में के लिए चाहे तो बैंक में एफडी है, शेयर मार्केट है और भी कई है जहां पर ग्रोथ, अगर ग्रोथ आपका पर्पस है तो अगर तो वहां लगाइए। अगर इंश्योरेंस में ही लगाना है, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपके बिना, आपके नहीं रहने पर आपके परिवार को ऐसा रकम मिलना चाहिए जिससे वह आज के परिस्थिति में जो जी रहे हैं, जो आज का स्टैंडर्ड है, कम से कम उतना जरूर मेंटेन हो जाए। तो दोस्तों अगर आज के परिस्थिति में आपकी आमदनी 50,000 है तो 50,000 का मतलब है उससे 10 गुना मैंने सालाना इनकम आपका हो गया 6 लाख। 6 लाख का मतलब है उसका 10 गुना मैंने 60 लाख का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके बिना आपकी फैमिली 10 साल तक आराम से जी सके। 10 साल के मतलब अगर कॉर्पोरेट एक साथ इतना फंड आ जाएगा तो उसके ब्याज से उसका काम चल जाएगा। और उतना कवरेज लेने के लिए अगर आप इंडोमेंट पॉलिसी में जाइएगा तो काफी सारा रकम देना पड़ेगा। हो सकता है कि 4-5 लाख रुपया लग जाए। इससे बढ़िया है कि टर्म प्लान लीजिए, उसमें जितना पैसा अभी दे रहे हैं उसी के आसपास प्रीमियम में आपको 50-60 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। हाँ, इसमें एक जरूर है कि ये पैसा वापस नहीं होगा। तो दोस्तों यह पैसा आपने, इसका पर्पस समझने का प्रयास कीजिए। यह पैसा जो आप लगा रहे हैं ये आपके बिना, आपके नहीं होने पर वो आपके परिवार के काम आ सकता है। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आपके बिना अगर उन सड़क पर आते हैं तो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो उनके ध्यान में रखकर मनी को इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि वह आपके काम आए, आपके परिवार के काम आए। दूसरी बात, अगर इंश्योरेंस में आपका ग्रोथ और बचत ही टारगेट है तो उसे इंश्योरेंस में पैसा मत लगाकर उसे आप दूसरे स्कीम जो है गवर्नमेंट के या सेविंग के जो भी प्लान है उसमें लगाइए। उसमें पैसा आपका पूरा ना सिर्फ पूरा आएगा बल्कि इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा मिलेगा। और इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ इंश्योरेंस होना चाहिए, ना कि बचत होना चाहिए। बचत और इंश्योरेंस को एक साथ मत जोड़िए, कभी भी मत जोड़िए, हमेशा आप घाटे में रहते हैं। आप तो जब मैच्योरिटी होता है कुछ पैसा जुड़ के वापस आ जाता है, लेकिन वो उतना पैसा नहीं होता है जो आपको मिलना चाहिए। और आज से 20 साल बाद
अगर आपको 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस कर रहे हैं, आपका 2 लाख का कवरेज है, तो 2 लाख में सोचिए कि आपका परिवार कितना दिन चलेगा, कितना महीना चलेगा। तो इस प्रकार आप इस चीज को जरूर सोचें। जो भी इंश्योरेंस एजेंट आता है उससे आप पहले पूछिए कि आपका कवरेज कितना का है। आपको बताएगा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। 10 लाख में आप क्या महीना आपका परिवार चल सकता है, ये पहले सोच लीजिए। अगर वो साल भर चलता है तो बेकार है, और 20 साल बाद 10 लाख का या 1 लाख का, 2 लाख का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, ये भी समझ लीजिए। जो आज का आपका इन्फ्लेशन है उसे काउंट करके देख लीजिए। आपका हमें लगता है कि आपको जो भी गाइड करता है वो ठग रहा है आपको। अर्थात इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस होना चाहिए, ना कि वह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है। हमेशा टर्म प्लान चूज कीजिए जिसमें कम पैसे में ज्यादा कवरेज मिलता है। वो पैसा अगर आपका वापस तो नहीं आता है, लेकिन अगर इस बीच में जो कवरेज का, इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य अगर कभी कुछ हो गया तो वह कई गुना मिलकर आपके परिवार को एक नई लाइफ देता है। मैंने कई लोगों को दोस्तों देखा है, इस चक्कर में उन्हें काफी नुकसान हो गया, उनके परिवार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अर्थात ऐसा इंश्योरेंस बिल्कुल ना लें। दोस्तों यह तो एक तरह का मैंने प्रयास किया कि सेविंग पर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी ला सकूं, और इसी तरह के वीडियो मैं प्राय बनाया करता हूं और तरह तरह की जानकारियां लाने का प्रयास करता हूं। हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ कुछ डालता रहता हूं, उसे भी जरूर देखेंगे। और हमारा एक अपना ब्लॉगिंग साइट है बेचनासीखो.com। अगर आपको व्यापार में इंटरेस्ट है, बेचना भी एक कला होता है। अगर आप उस चीज को सीखें और उसमें हुनर, स्किल डेवलप कीजिए, क्योंकि यह काम अर्थात बेचने का काम हम और आप रोज करते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था कि आप रोज करते हैं दोस्तों, बेचने का काम करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जरूर करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपने एक किसी साबुन का इस्तेमाल किया और काफी अच्छा लगा, या किसी अगरबत्ती का इस्तेमाल किया काफी अच्छा लगा, पड़ोसी से आपका बैठे, अरे वाह क्या अगरबत्ती थी, मैं तो सूंघा और दिन भर मदमस्त रहा। पड़ोसी भी आपके वही अगरबत्ती खरीद के लाने लगे और यह अगरबत्ती चल पड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने उस चीज को बेचने में सहयोग किया, और बेचने में सहयोग किया आपने, उसकी बड़ाई की, उसके कारण उसका सामान बिक गया। तो यहां पर आपने बेचा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, विदाउट एनी monetary benefit you have done it, but the company not giving any benefit to you, जो आपने उनके लिए किया। तो दोस्तों यह कला ऐसी कला है जो हम लोग रोज करते हैं, लेकिन इसे अपने बेनिफिट के लिए भी देखिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है, और हर आदमी को वर्तमान स्थिति में मनी अर्थात वेल्थ क्रिएट करने के लिए सोचना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको वेल्थ कैसे क्रिएट करें, इसके लिए नए नए आइडियाज डेवलप करना चाहिए। और मैं भी प्रयास करता हूं कि नए नए आइडियाज डेवलप करके आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं विराम लगाता हूं। गुड नाइट, थैंक यू।